आज हम एक और आगे को कड़ी को बढ़ाते हुए उसमें चलेंगे, विपरीत राजयोग के बारे में समझेंगे। अब एक चीज का आप ध्यान रखना, ज्योतिष में किसी योग को जिस शब्द से पुकारा जाता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हमेशा फोकस रखना। अब ये क्या है? राजयोग। राजयोग अपने आप में एक ऐसा शानदार योग है जो जीवन में राजा बनाने की कुव्वत रखता है। तो कितना ही सुंदर बात हो गई, पर इसके नाम से पहले शब्द लिखा है विपरीत। विपरीत का तात्पर्य है कि जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो हमारे अनुकूल नहीं है वो विपरीत है। यानी कि एक ऐसा योग जो विपरीत स्थितियों के द्वारा प्राप्त हो। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, पर यहाँ पर हमारे ग्रंथों में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। पराशर ऋषि इस योग को किसी और दृष्टिकोण से देखते हैं। वो इसे बहुत पॉजिटिव नहीं मानते, बहुत सकारात्मक नहीं मानते। वहीं पर एक और ऋषि हैं कालिदास। कालिदास ने बहुत ही अनुपम ग्रंथ लिखा, कला अमृत, उत्तरा कालामृत, सॉरी उत्तरा कला अमृत। ये ज्योतिष का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। उत्तरा कलामृत कालिदास के द्वारा लिखा हुआ। उन्होंने इस योग की प्रशंसा की है और थोड़ा सा अपना भिन्न मत प्रकट किया है। कालिदास के अनुसार यह योग इंसान को जीवन में तकलीफ देने के बाद राइज देता है। इसलिए बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से पराशर ऋषि ने इस योग पर विशेष ध्यान, कह सकते नहीं दिया, या उनके दृष्टिकोण में ये योग कोई खास योग नहीं है। फिर देखा जाता है भाई इसमें रिजल्ट किसके क्या आ रहे हैं, तो फिलॉसफिकल कई बातें, कई दृष्टिकोण सामने आए। एक दृष्टिकोण तो ये है कि एक व्यक्ति बार बार जब मुसीबतों से या परेशानियों से जूझता है तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है, और उन आदतों से कैसे फाइट किया जाता है उसे बड़े अच्छे ढंग से आ जाता है। और एक दिन वो व्यक्ति उस मुसीबत से फाइट करता करता उस मुसीबत के ऊपर ही मास्टरी कर लेता है कि हाउ टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम से निजात कैसे पाया जाए, इस बात की उसको मास्टरी हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है, एक जिसे हम बोलते हैं एनर्जी का कन्वर्जन हो जाना, किसी नकारात्मक चीज का पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना, या कोई चीज सकारात्मक तो है पर उसका आप उपयोग उसी रूप में नहीं कर सकते, उसमें कुछ रूपांतरण पैदा करना पड़ेगा, कुछ चेंज लेके आना पड़ेगा। जैसे आप रोटियां बनाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं, गेहूं का आटा। अगर गेहूं के आटे को जब तक उसकी फॉर्म को ना बदला जाए, उसके रूप को ना परिवर्तित कर दिया जाए, हम आटा डायरेक्ट नहीं खा सकते। उसमें पानी मिला करके आटे को गूंद करके रोटियां बनती हैं, और जो आटा हम एक मुट्ठी नहीं खा सकते और फिर रोटियां बना करके हम अच्छा खासा उसका भोजन कर सकते। क्या किया? एक प्रक्रिया से उस आटे को गुजारा गया और उसमें एक चीज ऐड ऑन कर दी, वो था पानी, और उसको अग्नि पर पका करके उसको रोटियों के रूप में आपने परिवर्तित कर दिया। बस कुछ इसी तरह का है ये योग, जिसमें कुछ परिवर्तन पैदा हो जाए। अर्थात ये योग इंसान से जीवन में परिवर्तन की आशा करता है कि वो कुछ परिवर्तित हो जाए, अपने जीवन की नकारात्मकता को पॉजिटिविटी में, सकारात्मकता में परिवर्तित कर दे।
विपरीत राजयोग भी बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला योग है कुंडलियों में, पर वही वाली बात है, इसको फलित होना ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और जैसा कि मेरा मानना है कि इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट होने के लिए वही वाली बात है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो योग का मूल है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम उस बात को रख भी नहीं सकते। आइए सबसे पहले इसके टेक्निकल बिंदुओं पर हम दृष्टि डालें। ये बनता कैसे? ये कुंडली के भूस्थान, जिन्हें हम नेगेटिव हाउसेस भी बोलते हैं या दुखों का घर बोलते हैं, छठा, आठवां और 12वां, इन भावों के द्वारा ही बनता है। अभी तक आपने पढ़ा कि छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी कुंडली में जिस स्थान पर भी बैठेंगे उस भाव को थोड़ा डेंट मारने का कार्य करते हैं, अर्थात नुकसान पहुंचाते हैं। ये अभी तक आपने पढ़ा था। तो हम अभी तक ये मान के चल रहे थे कि 6, 8, 12 के लॉर्ड जहां बैठेंगे वहां पर दिक्कत पैदा करेंगे, और ये बात ठीक भी है, सूत्र गलत नहीं है, पर यहां पर एक चीज एड ऑन हुई, या अगर ये दुखों के स्थान के स्वामी यानी त्रिक भावा के स्वामी आपस में ही बैठ जाएं। आपस में बैठने का तात्पर्य यह है, जैसे छठे भाव का स्वामी या तो स्वयं छठे घर में ही बैठ जाए, या वो अष्टम भाव में बैठ जाए, या वो 12वें भाव में बैठ जाए। 3 स्थितियां बताई। छठे का स्वामी या तो स्वयं छठे भाव में बैठ जाए, या छठे का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, या छठे का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, तो विपरीत राजयोग बन जाता है। इसी प्रकार से अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, अष्टम का स्वामी छठे में बैठ जाए, अष्टम का स्वामी 12वें में बैठ जाए, तो विपरीत राजयोग बन जाता है। 12वें भाव का स्वामी छठे में बैठ जाए, या 12वें का स्वामी 12वें में बैठ जाए और 12वें का स्वामी 8वें भाव में चला जाए, तो विपरीत राजयोग होता है। अब इसको याद कैसे किया जाए? तो आइए इसके लिए कुछ नाम रख दिए गए विपरीत राजयोग में। छठे भाव से बनने वाले राजयोग का नाम रखा गया हर्ष। हर्ष मैंने खुशी, प्रसन्नता। हर्ष हमारे हिंदुस्तान में तो नाम भी रखा जाता है, हर्ष गुप्ता, हर्ष जैन। सर साउंड प्रॉब्लम आ रही? किसके, आपके या हमारे यहाँ से? हाँ जी, आपके यहाँ से आ रही है, वो गूंज रही है आवाज। नहीं, मेरे यहाँ से आएगी तो सिंधु जी फिर सभी के पास आएगी। नहीं, हमें तो ठीक आ रही है आवाज, कोई प्रॉब्लम ठीक आ नहीं रही है। है आवाज ठीक है। वही कह रहा हूँ, सिंधु जी आपके एंड से चेक कीजिए। नहीं, ठीक अब तक तो हल्ला हो चुका होता। ठीक। तो छठे भाव का स्वामी अगर छठे में बैठे, छठे का 8वें में चला जाए, छठे का 12वें में चला जाए, तो इसको आपने याद रखना, ये हर्ष नाम का राजयोग है, विपरीत। अब ये क्या मतलब, प्रसन्नता मिलने वाला मामला, वो भी छठे भाव से। छठा तो मुकदमेबाजी का है, छठा रोगों का है, छठा कर्जे का है,
अब ये हमें कैसे असर देगा, क्या होगा इसका रिजल्ट? ध्यान रखें, अगर छठे का स्वामी छठे में बैठता है तो छठा भाव मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और जब छठा मजबूत देगा तो आपको जीवन में अगर शत्रु मिलेगा तो मजबूत मिलेगा, छोटा मोटा नहीं मिलेगा। कर्जा मिलेगा तो बड़ा मिलेगा, बीमारी मिलेगी तो जबरदस्त मिलेगी, कंपटीटर मिलेगा तो तगड़ा मिलेगा। अब समझने वाली बात यह है कि फिर इसमें खुशी का विषय क्या हो गया? कल को हम कहें कि मोदी जी आपके पीछे लग गए, ये तो प्रसन्नता का विषय है। वो कहेगा भाई 2 मिनट लगेंगे, काहे का प्रसन्नता का विषय, हमें तो फाइट करने का भी वो नहीं होगा, मौका मिलेगा। तो लोग अपने से कमजोर आदमी के साथ फाइट करके बड़े खुश होते हैं। ये इंसानी एक मानसिकता है। जब उन्हें पता चलता है कमजोर आदमी है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है, और जैसे ही पता चलता है ये तो अव्वल दर्जे का गुंडा है, ये तो गलत नंबर डायल हो गया, तो आदमी हाथ पैर जोड़ने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। अब मनोविज्ञान ज्योतिष में किस प्रकार से कार्य करता है, मनुष्य का मनोविज्ञान, वो समझने वाली बात है। और दृष्टिकोण कैसे बदलता है। हम सभी लोगों की एक इच्छा है कि हम बड़े व्यक्ति बने, नामी गिरामी व्यक्ति बने, और संसार में हमारे रहते हुए और संसार से विदा लेने के बाद भी इस संसार में हमारी जय जयकार होनी चाहिए। ऐसी हम में से सभी की लगभग इच्छाएं होती हैं। पर प्रकृति का सूत्र है, जीवन में बड़ा बनना है तो बड़ा लड़ना पड़ेगा। ध्यान रखें, छठे भाव का एक गहरा सूत्र है मनोविज्ञान का, योद्धा बनाते हैं नया इतिहास, योद्धा ही बनाते हैं इतिहास। जिनमें फाइट करने की कैपेसिटी है वही हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं। बिना लड़े, बिना जूझे कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता। छठा भाव जितना मजबूत होगा उसके अंदर उतना ही अंदर ताकत होगी फाइट करने की। अब एक और इसका पक्ष है। क्या पक्ष है? कि जीवन में कुछ ऐसे हमारे आसपास लोग होते हैं जिन लोगों का जीवन छठे भाव पर आधारित है। अर्थात जो लोग लोगों के दुखों में, कष्टों में ही धन कमाते हैं। यानी जब कोई इंसान कष्ट में होगा, दुख में होगा, परेशानी में होगा, तो उस भाई की जेब में पैसा आएगा। खुश होगा, हंसता हुआ होगा, मुस्कुराता हुआ होगा, तो उसकी जेब में पैसा नहीं आएगा। ऐसे कौन से लोग हैं? सर्वप्रथम डॉक्टर, उसका पेशा, उसकी कमाई का मुख्य सोर्स रोग है, बीमारी है। इस संसार में, देश में, मोहल्ले में, परिवारों में अगर कोई बीमार नहीं होगा तो डॉक्टर का काम कैसे चलेगा, वो जीवन यापन कैसे करेगा? अब इसका तात्पर्य है कि डॉक्टर का संबंध छठे भाव से है। बड़े गहरा सूत्र समझा रहा हूं मैं। डॉक्टर का संबंध छठे भाव से।
अब एक अच्छा डॉक्टर बनना है और छठा भाव आपका मजबूत नहीं है, तो आप डॉक्टर कैसे बनोगे? नहीं बना जा सकता। आप में छठा भाव जितना मजबूत होगा, आप में लोगों को दुखों से निकाल देने की कैपेसिटी होगी। कौन सी कैपेसिटी होगी? टेक्निकल ज्ञान। आपका नॉलेज उन्हें उनके दुखों से, कष्टों से निजात दिलाएंगे। अब दूसरे नंबर पे कष्ट, वकील। अब कोई नाच गाना करने के लिए तो जाता नहीं वकील के पास, या तो खुद दुख होता है जब जाता है, या किसी दूसरे को दुखी करना चाहता है तो जाता है वकील के पास। दोनों स्थितियों में वकील को हायर किया जाता है। वकील वही अच्छा जिसका छठा भाव मजबूत है। बाद में जब आप कैरियर में पढ़ोगे, ये चीजें बड़े काम आएगी आपको। और उस समय कैरियर एस्ट्रोलॉजी, ये बता दूं, बहुत टफ है। तो अगर ये सूत्रों को ध्यान से समझा जाएगा तो आसान हो सकती है। फिर है पुलिस वाला। अब मान लो क्राइम होगा ही नहीं तो पुलिस का क्या काम? आप देख रहे हो ना इस समय हिंदुस्तान में क्राइम रेट, जहां पर ठीक ठाक लॉकडाउन चल रहा है, बहुत ना के बराबर क्राइम हो गया है। तो पुलिस वाले जगह जगह भोजन बांटते फिर रहे, चौराहों पे खड़े हुए। थानों की अपेक्षा वो और कार्यों में सरकार ने उनकी ड्यूटी लगा दी, क्योंकि अब चैनें तो छीनी नहीं जा रही हैं, पर्स मारे नहीं जा रहे हैं, पॉकेट मार गायब हैं। वो भी बेचारे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनकी भी जीवन याचिका इस समय खतरे में पड़ी हुई है चोरों की। वो बात अलग है कि समाज का कोई भी हिस्सा उनके लिए फेवर में नहीं खड़ा होता। इन चोरों का, बेचारों का क्या होगा? तो छठा भाव ऐसे उन तमाम लोगों से संबंध रखता है जिनकी कमाई लोगों के दुखों से और कष्टों से आती है। ये बात सुनकर के कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स को भी इसी श्रेणी में डाल देते हैं। बिल्कुल गलती मत करना। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, हमें पैसा वो देता है जो जीवन में उत्साहित होता है। हमारा सबसे अच्छा क्लाइंट वही होता है जो जीवन में उत्साहित होता है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, और जिसके अंदर एक होप होती है, आगे बढ़ने का जज्बा होता है, और जब वो खुश होता है, वो हमें बहुत सही तरीके से देता है। दुखी व्यक्ति आपके पास हर एक महीने में कंसल्टेशन लेने नहीं आएगा, हर 2 महीने में नहीं आएगा। मेरे पास कुछ ऐसे अमीर आदमी हैं जो खाम खाई सिर्फ बैठ करके अपनी कहानी सुना करके आते हैं और कहते हैं कि कंसल्टेशन लेनी। कंसल्टेशन नहीं लेते वो, ये भी बता दूं। सिर्फ आएंगे, गप्पे मारेंगे, मेरी फीस देंगे, चले जाएंगे, अपने मन की सुनाएंगे और चले जाएंगे। मैं कई बार बल्कि परेशान होता हूं, मैं कहता हूं क्या जरूरत है जी पैसे की? आप, मैं तो ये सोच रहा था चाय पानी पीने। वो कहता नहीं जी, वो इसलिए कि भाई चलो प्रोफेशनल आदमी, कहीं ऐसा ना हो दोबारा बुलाए ना, घुसने ना दे। तो अपने उस चीज से पॉइंट पूछना होता उन्होंने, पर एक पॉइंट केवल। तो रिपीटेड क्लाइंट जो हमारे पास आता है वो खुश आदमी आता है। दुखी आदमी तो जब आएगा जब बुरी तरह से दुख में फंसेगा, और एक बार, वो बार बार आपको कंसल्टेशन के पैसे नहीं देगा। तो इसलिए मैं इसको छठे से नहीं मानता, और छठे से इसका संबंध है भी नहीं, ये भी बता दूं, ज्योतिष का। पर तमाम अन्य चीजें जो लोगों के कष्ट में आ जाने से, लोगों को परेशानी के समय पर जिन लोगों की ड्यूटी लगती है और जिनको पैसा मिलता है, वो सभी के सभी छठे से आते। तो छठा भाव उन लोगों के लिए तो हर्ष का विषय है। जितना छठा स्ट्रांग होगा, उनका तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी।
अब एक डॉक्टर मोहल्ले के अंदर बैठा है, आधे से ज्यादा मोहल्ला बीमार हो जाए तो डॉक्टर की तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। इसी प्रकार वकील को जानकार आदमियों के ऊपर, सबके ऊपर मुकदमे हो जाए तो वकील की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। अर्थात लोगों के कष्ट बढ़ेंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। वो छठे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे लोगों की कुंडली में विपरीत राजयोग जो छठे से बनने वाला होता है, उसमें लगभग ये लोग वही काम कर रहे होते हैं। उसमें डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, हीलर्स, ये सब आते हैं। खुशी खुशी कोई हीलिंग करवाने नहीं आता। अब किसी, आपने देखा कि कोई कपल हीलिंग करवाने आया, नई नई शादी हो रही है, शादी का प्रोग्राम चल रहा है, किसी ने कहा आओ चलो तुम्हारी रेकी कर दूं, और लड़का और लड़की मंडप से पहले रेकी करवा रहे हैं। नहीं देखा होगा। वो खुद ही इतने हील हुए पड़े अंदर से खुशी के मारे। हाँ, शादी के बाद हीलिंग कराने आ जाए वो बात अलग है, उसके विषय में नहीं कहूंगा, पर कहने का मतलब जब वो कष्टमय स्थिति में होंगे तो ही छठे का दर्शन करेंगे। अर्थात जब छठा भाव आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन पैदा कर दे या आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाए, और इतनी बढ़िया इनकम का सोर्स बन जाए कि आप उस इनकम से राजाओं की तरह जीवन यापन कर सके, यही विपरीत राजयोग है। पर ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ कष्टमय होती है। किसी हाईली फेमस डॉक्टर की लाइफस्टाइल को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वो 8 बजे सुबह प्रैक्टिस शुरू करेगा, 8 से 10 घर पर, फिर 11 बजे से हॉस्पिटल में, 6 बजे तक हॉस्पिटल में, 7 बजे से 9 बजे तक या 10 बजे तक, जब तक उसका काम कर रहा है शरीर, वो फिर घर पर प्रैक्टिस करता है। आप सोचिए कितने घंटे वो प्रैक्टिस कर रहा है, और रात को कितना सो रहा है कितना नहीं, आप अंदाजा लगा सकते। डॉक्टर के पास धन की कमी नहीं है, और डॉक्टर ब्याह शादी अटेंड करना महाभारत, सोशल ज्यादा होना महाभारत, वो पेशेंट देखे या सोसाइटी के रंगारंग प्रोग्राम में जाकर के देखे। सोसाइटी में किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है उसको सुनने की खबर ही नहीं है। वो कहे भाड़ में जाओ, मुझे मेरे पेशेंट से मतलब है। तो आप सोचिए उनका जीवन एक यंत्रवत हो जाता है। इसी प्रकार से कोई फेमस वकील का जीवन भी ऐसा ही होता है, या अन्य कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट भी इसमें आ जाते हैं। आप देखिए इतने बिजी हो जाते हैं और इनकी लाइफ एक पैटर्न के अनुसार, सिस्टमेटिक पैटर्न के अनुसार चलने लग जाती है। अब ये जीवन में इतना पैसा कमाते हैं और राजा के समान इनके पास ऐश्वर्य और समृद्धि हो जाती है, और इसे विपरीत इसलिए भी कहा जाता है खुद मजे नहीं ले पाते। पॉइंट समझ रहे विपरीत का, कि राजा हो, राजयोग की तरह हो, लग्जरी है आपके पास, बट यू कांट विल, यू कांट एंजॉय। लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? इसके कई दृष्टिकोण हैं विपरीत राजयोग के। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक को पकड़ के बैठ जाओ। तो हो सकता है कालिदास वाली बात ठीक हो, और हो सकता है पराशर ऋषि वाली बात ठीक। पराशर ऋषि कहते हैं जब ये योग बनता है तो व्यक्ति मुसीबत में फंस जाता है, या उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, या उसको आवश्यकता से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उसको बड़ा हार्डशिप से वो चीजें मिलती। ठीक बात। डॉक्टर बनना कोई सहज है क्या? बहुत टफ है डॉक्टर बनना। पहले डॉक्टरी के लिए प्री मेडिकल टेस्ट का एग्जाम दो, फिर 6 साल 5-6 साल की पढ़ाई करो, फिर आगे जाकर के और 2 साल की पढ़ाई करो। 7-8 साल लगाने के बाद एक आदमी डॉक्टर कहलाने लायक ढंग का डॉक्टर बनता है, और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस और उसकी ड्यूटियां। तो मुसीबत में तो पड़ गया भैया। वो भरी जवानी उन्होंने डॉक्टरी के अंदर वो करा क्या उसने? क्या वो रोमांस के किस्से गढ़ सकता है क्या? क्या वो प्रेम कहानियां गढ़ेगा? वही नर्स, वही डॉक्टर, उनके जैसे ही उनके जैसे होते।
होना जाना कुछ नहीं है, कोई क्रांति नहीं है जीवन के अंदर, कोई विशेषता नहीं है, एक धर्रे का जीवन, बट पैसा बहुत कमाएगा, ये बात की श्योरिटी है। जैसे मर्जी कमाएगा बहुत, एंजॉय कौन करेंगे? उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनकी बीवी, उनकी वाइफ, उनके और भी अन्य लोग, सब एंजॉय करेंगे, पर वो व्यक्ति मशीन की तरह कार्य करेगा, यंत्रवत। यही तो विपरीतता है कि व्यक्ति राजयोग है, जब आप उसकी कोठी में एंटर करेंगे तो अरे वाह क्या राजाओं जैसी कोठी है, डॉक्टर साहब के पास तो 20 लाख की गाड़ी है, डॉक्टर साहब के पास तो नौकर भी है, डॉक्टर साहब की तो रौब भी अच्छा है, हर आदमी नमस्ते भी मार रहा है, जान पहचान भी डॉक्टर साहब की तो बहुत है, डॉक्टर साहब की तो इज्जत भी बहुत है, राजाओं की तरह सब कुछ है, बस एक चीज नहीं, एंजॉय नहीं कर सकता। यही फर्क है राजयोग में और विपरीत राजयोग में। राजयोगी आदमी एंजॉय भी करता है। युद्ध तो हमेशा थोड़ी होते, युद्ध तो कभी कभी होते, और कुछ राजा तो बड़े दिमागदार होते हैं ना, तो पतली गली भी खोद के रखते हैं अपने सुरंग का रास्ता, युद्ध होगा तो भाग लेंगे ज्यादा ज्यादा। कहने का तात्पर्य छठा भाव जो आपको राजयोग भी बना रहा है, पर साथ में एक आयाम भी नया दे रहा है आपको, कि ये आयाम ये भी है। जब भी आप लोगों के कष्टों को दूर करने वाली चीजों में घुसेंगे, वहां पर मेहनत मशक्कत बहुत ज्यादा है। पुलिस का ही ले लो, पुलिस के साथ एक ही तो रोना कि ड्यूटी इतनी बड़ी भयंकर ड्यूटी, 24 घंटे की ड्यूटी है साहब, जब मर्जी कह देते आ जाओ थाने, ड्यूटी लग गई साहब, कोई चक्कर नहीं है 8 घंटे का, कोई चक्कर नहीं है 12 घंटे का, जब तक अगला आएगा नहीं, दूसरा शिफ्ट वाला आदमी आएगा नहीं, वो जा नहीं सकता। मेरे पास कुछ पुलिस के अधिकारी गण भी आते हैं, आजकल जैसे कोरोना फैला हुआ, पुलिस वालों का दिमाग घूम रहा है, बेचारों का बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय, वो बड़ा कठिन परिश्रम कर रहे हैं इस समय, उनकी इतनी लंबी लंबी ड्यूटियां लगी हुई हैं। और वैसे भी बेशक ये थाने में आम जब शांति होती है, पैसा कमा लो, जैसे मर्जी कमा लो, पर कोई पत्थर मार देता है, कोई गोली चला देता है, इनकी जान जोखिम में रहती है। तो छठा भाव आपके लिए जोखिम भी है। अब नामी गिरामी वकील तो डाकू गुंडे मवालियों की, इनकी वही पैसा देंगे, वही बड़ा अच्छा वकील करेंगे, उनको ज्यादा जरूरत रहती है वकीलों की। जो क्रिमिनल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको वकीलों की बहुत ज्यादा जरूरत। एक आम आदमी की जिंदगी में कभी गलती से भी मुकदमा लग जाए या नोटिस आ जाए, वो तो बेचारा नाम पूछता फिरता कि कोई वकील है जानकार तो बताओ, क्योंकि उसका कोई संबंध ही नहीं होता वकीलों से, क्योंकि वो एक शरीफ इंसान है। छठा भाव को इसलिए उपचय भाव की श्रेणी में रखा है, एक स्टेप मोर, ऊपर चढ़ाने के लिए एक स्टेप और, छठा भाव मजबूत। आप किसी पुलिस वाले से या किसी वकील से पंगा लेने की सोच सकते हैं क्या? बस छठे भाव से जो आते हैं अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, डरा करके रखता है ये अपने शत्रुओं को। छठे भाव का, छठा भाव शत्रुओं को डराने में सक्षम होता है, बशर्ते मजबूत होना चाहिए। लोग दबते हैं, मजबूत कैसे होगा? वही सिंपल सूत्र, या तो छठे का स्वामी छठे में बैठ जाए, या छठे का स्वामी 12वें में बैठ जाए। 12वें का मतलब बिल्कुल अपने घर के सामने। जैसे पहले बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, अपने घर के सामने खाट बिछा के सो जाते थे, बैठे रहते थे। नहीं खाट बिछाते थे तो मुड्डा डाल लेते थे, कुर्सी डाल लेते थे, और वो ध्यान रखते रहते थे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पूरा एक। आजकल तो सीसीटीवी कैमरे, तो पहले जो बुजुर्ग आदमी कोई काम नहीं करता था तो उनका इस्तेमाल सीसीटीवी कैमरों के रूप में होता था गांव में। तो केवल वो अपने घर का नहीं, गांव में कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां से जा रहा है, कौन किसके घर से निकल रहा है, और कौन किसके घर में घुस रहा है, उनको सारी खबर गांव की रहती थी। पूरा सीसीटीवी का कमाल की तरह इस्तेमाल होता था। कहने का तात्पर्य है कि जब वो छठे का स्वामी 12वें में जाएगा तो छठा भाव भी मजबूत होगा। एक और भी इसका एक दृष्टिकोण है, जिन गांवों में बिजली चली जाती है या बिजली कम आती है,
वहां पर बिजली अगर चली जाए तो उनके लिए कोई परेशानी का विषय नहीं है, क्योंकि तो डेली होने वाली घटना है। अब अमेरिका में कोई बैठा है, या इस समय तो हमारा हिंदुस्तान में भी ऐसे इलाके हैं बहुत ज्यादा, जब बिजली जाना एक घटना हो जाती है। आजकल बिजली नहीं जाती जल्दी से। अब तो इंडिया में भी बहुत ऐसे जगहें हैं, और हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं आज के टाइम में जहां सरकार 24 घंटे बिजली देने का प्रॉमिस करती है, और काफी हद तक वो अचीव भी करती है। तो अब हम गुड़गांव में रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर बिजली चली भी जाएगी तो सबने इन्वर्टर भी लगा रखा है, कन्वर्टर भी लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है, बैटरी बूटरी सब है, तो बेचारों को बिजली जाते हुए देखते ही नहीं। अब ऐसा आदमी गांव में जाएगा और वहां बिजली चली जाए, उसके लिए तो बड़ा ये सरप्राइज विषय हो जाएगा। पर जिनके घर में रोज बिजली जा रही है उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं है, अर्थात जो लोग रोज मुसीबतों से जूझ रहे हैं उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि वो रोज मुसीबतों से को झेल रहे हैं। एक दिन वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनको मुसीबतें नजर ही नहीं आती, बल्कि जिस दिन कोई मुसीबत ना आए वो दिन उनके लिए टेंशन का हो जाता है। जैसे एक थानेदार बैठता है ना थाने में, कोई केस उस दिन ना आए तो क्या करे, यार आज तो सारा दिन खराब हो गया, एक केस नहीं आया। सोचिए उनकी मानसिकता, ये मानसिकता व्यक्ति की नहीं है, छठे भाव की मानसिकता। ये वकील का उदाहरण ले लेते हैं। वकील के पास सुबह से शाम तक कोई केस नहीं आया तो वकील कैसा मुंह बना के शाम को उठेगा, और जब 5-7 केस हो जाए तो वकील एकदम खुश हो जाएगा। उसके लिए हर्ष का विषय, खुशी का विषय है कि आज लोगों में लड़ाई हुई है, सर फुटे हैं, गोली भी चली है, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, कोई बीवी से लड़ मरा, तो वो कहेंगे, अगर तो आप गलती से पहुंच जाओ जी मेरे को बीवी तंग करती है, वो कहेंगे ऐसा ऐसा कर दूंगा इलाज, बस पूछो मत। वो कहेगा जी मुक्ति दिलाओ, वो कहेगा मैंने बहुत मुक्तियां दिलाई हैं। बेशक स्वयं वो घर में जाके बर्तन साफ कर रहा होगा, पर आपको बात ऐसी करेगा कि तुरंत मुक्ति दिला देगा। मुक्तिदाता वही है। समझ रहे हो बात को? उनका मकसद है किसी तरीके से फाइट हो। और अगर आप कहेंगे सारी जगह शांति ओम शांति करते फिरेंगे, तो भैया उनका बेचारों का घर नहीं चलेगा। यही छठा है। छठे से संबंध रखने वाला रोग और कष्ट और दुख और मुकदमा आने के बाद प्रसन्नता दे देता है उस व्यक्ति को, और नहीं तो अगर वो व्यक्ति मुसीबतें झेल रहा है, अब आपकी यही वाली बात होगी, आपने वकील को नोटिस पकड़ा दिया, अब आपको क्या लगता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? उठा के अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे, सुलट लेंगे, उसके लिए कोई मतलब ही नहीं बन रहा भाई। तो ये छठे भाव का कारनामा है, इसी का नाम हर्ष। आइए दूसरे योग पर चलते हैं, विपरीत राजयोग पर ही। अष्टम से बनने वाला विपरीत राजयोग, नियम वही, अष्टम का स्वामी अष्टम में हो या अष्टम का स्वामी छठे में हो या अष्टम का स्वामी 12वें में हो। 3 स्थितियां, ग्रह का स्वामी या तो वहीं भाव में बैठा हो, या छठे में चला जाए, या 12वें में, यानी ये जो 6, 8, 12 है ये आपस में कहीं भी चलो, तो ये आपका विपरीत योग बन जाता है। अब सरल का मतलब सरलता, अष्टम भाव मृत्यु भाव है। एक प्रकार से समाधि की शुरुआत अष्टम से है, और समाधि के आसपास भी जब आप होने को जाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा समाधि का झोंका भी आ जाए जीवन में, एक परिवर्तन हो जाता है, बड़ा आमूलचूल परिवर्तन। क्या? आप सरल हो जाते हैं। अष्टम से क्या चीजें आती है? अष्टम से फिलॉसफी आती है, अष्टम से दर्शन शास्त्र आता है, अष्टम से ज्योतिष आता है, अष्टम से गुप्त खजाना आता है। अष्टम गुप्त खजाना, आपके अंदर कुंडलिनी चक्र भी हैं, आपके चक्र हैं, ये आपका गुप्त खजाना जो गुप्त रूप से है अंदर, अथाह उसमें एनर्जी भरी पड़ी है और आपको नहीं पता।
जैसे हिरण के अंदर कस्तूरी छिपी हुई है, ऐसे अष्टम के अंदर से जो आने वाली चीजें हमारे पास होते हुए भी हमें उनका एहसास नहीं होता, कभी कभी उसका ज्ञान नहीं होता, और कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते अष्टम में परमेश्वर ने हमें क्या क्या दे दिया। अंतर जगत की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। जब तक संबंध अष्टम से नहीं बनेगा, संबंध अष्टम में नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति अंतर जगत की यात्रा कर ही नहीं सकता। अंतर जगत की यात्रा करने के लिए अष्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम कह देते हैं आसान भाषा में कि वैराग्य पैदा करता है। वैराग्य ही ध्यान रखना दर्शन शास्त्र की तरफ लेके जाता है। असली वैराग्य ही साधना और तपस्या की तरफ लेके जाता है। सच्चा वैराग्य ही मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से इंसान को देखना शुरू करता है। जब आप अटैचमेंट में होते हैं, प्रेम में होते हैं, जब फिलोसफिकल बातें थोड़ी याद रहती हैं। जब वो संबंध टूट जाता है तो फिलॉसफी सारी नजर आती है। वो कौन सा अताउल्ला खान के गाने तो जब भी समझ में आते हैं जब वो प्रेमी प्रेमिका अलग न हो जाते हैं। जगजीत सिंह की गजलें तो जब भी अच्छी लगती हैं जब कुछ ब्रेकअप हो जाता है मामला। फिर कहते हो वाह क्या शब्द है, पहली बार सुने, क्या लिखा है लिखने वाले ने, मेरे दिल की बात लिख दी। पर जिनका भी अफेयर चल रहा होता है ना, और सब एंजॉयबल, ऑल इज करेक्ट होता है, जब पंचम भाव एक्टिवेट होता है, फिर जगजीत के गाने सुनाओ, अताउल्ला खान के, वो कहेगा बंद कर सबसे पहले तो इसको। ये भी कोई गाना हुआ तो डांस लगाएगा, हिप हॉप लगाएगा, रैप लगाएगा, 100 तरह के फंड लगाएगा, पर ये ट्रेजेडी वाले गाने नहीं लगाएगा। समझना बात। वैराग्य ही आपके अंतर के खजाने को खोज के निकालता है। जब सारे खजाने समाप्त हो जाते हैं, आपके पास जीवन में कोई मार्ग नहीं बचता, तो ही आप जमीन में छुपे हुए खजाने की तरफ निगाह मारते हो। कोई आपके बड़े बुजुर्ग कोई दबा हुआ खजाना तो नहीं छोड़ गए। जैसे एक किसान की कहानी है। किसान के 2 बेटे होते, दोनों के दोनों महानिकम्मे और नालायक, काम करके राजी नहीं। काम करके राजी नहीं तो वो बेचारा साधु के पास जाता है, कहता जी मेरे बेटे निकम्मे हैं, क्या करूं? कहता है तू घर छोड़ दे अपना, बेटे सुधार दूंगा। साधु के कहने पे साधु की कुटिया में बैठ जाता है। कहते भाई घर परिवार को जाके कहते भाई साल भर तक मैं तो अपने साधना करूंगा, गुरुजी मिल गए, तुम जानो तुम्हारा काम। किसान ऐसे ही करता है। कुछ समय तक जो संग्रह किया हुआ पड़ा हुआ था वो गुजारा चला लिया। बाद में सब कुछ खत्म हो गया तो उन्होंने कहा पिताजी के पास चलो भाई, करें क्या, क्योंकि किसानी तो हमने सारे जीवन भर सुनी, मतलब ना देखी ना ढंग से हमने की, हमें खेती आती ही नहीं, कभी काम किया ही नहीं। तो भाई पिताजी से विचार करो जाकर के भाई अब करें क्या जीवन यापन करने के लिए। तो जाते हैं और जाकर के पिताजी से अपनी व्यवस्था कहते हैं भाई अब घर में तो कुछ बचा नहीं, क्या करें? कहता रुको, वो साधु के पास जाता है तो साधु से एक युक्ति सुझाते, कहते जाओ और अपने बेटों को कह दो कि ये काम कर ले। किसान आता है, कहता है बेटा एक खजाना जो है मैं खेत में छोड़ दिया, बिल्कुल मत घबराओ, खेती करने की भी आवश्यकता नहीं है तुम्हें, खेती करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए हल चलाना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी, वो तुम कर पाओगे? तो दोनों बेटों ने मना कर दिया, बोले नहीं 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 पापा ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। बोला इसीलिए मैं कह रहा हूं किसानी छोड़ो, जो मैंने अपने जीवन में संग्रह किया हुआ धन था वो अपने खेत में दबा दिया, पर मैं ये भूल गया रखा कहां पर है। तुम्हें सारे खेत को एक बार तो खोदना ही पड़ेगा।
बेटे कहते हैं चलो भाई एक बार खुदाई करेंगे, पता नहीं कितना धन है पिताजी का मिल जाएगा, फिर एंजॉय करेंगे। खुदाई तो एक ही बार करनी है ना। वो सारा खेत खोद मारते हैं, सारा खेत खोद देते हैं, धन नहीं मिलता, बड़े निराश होते हैं, कहते लो मेहनत भी खराब गई। बोले फिर चलते हैं पिताजी के पास, उन्हीं कहेंगे बताए तो सही भाई तुम झूठ बोल गए या तुम्हारी बात झूठ निकल गई। गए तो बोले जी ऐसे ऐसे बात हो गई। बोले अच्छा, बोला समझ में नहीं आ रहा अपने में दबाया था या पड़ोसी के खेत में दबाया था। तो बोले पिताजी अब देखो जो होना था वो लिया, हम पड़ोसी का खेत बिल्कुल नहीं करेंगे। और बोला बेटा फिर तुम अपनी मेहनत को भी क्यों खराब कर रहे हो, जो तुमने खेत में खुदाई कर दी तो इसमें लगे हाथ आलू बो दो। वो कहते हैं जब जमीन खुदी गई अब तो तुमने कर दिया काम, अब क्या मेहनत करनी है। कहते हैं हाँ यार ये भी बात ठीक है। वो बीज लेकर के आते हैं आलू के और आलू के बीज को लगा देते हैं। ऐसे करके स्टोरी बनती है और वो लास्ट के अंदर जाते हैं। वो कहते हैं पिताजी सारे बताए हुए रास्ते आप पर गए पर खजाना नहीं मिला। बोला बेटा बस लास्ट है, एक बार और खुदाई कर लो। तो वो खुदाई करते हैं, इस बार निकलते हैं आलू, ढेरों मणों आलू निकलते हैं। और जब वो बेचते हैं तो कहते इतना पैसा आया। जब उन्हें अकल लगती है कि पिता ने कहा जो उसका मतलब क्या था, असली खजाना ये था। अर्थात जब आप किसी चीज की डेप्थ में चले जाएंगे, अष्टम भाव डेप्थ में जाने की कला को बताता है, गहराई में। ध्यान क्या है? गहरे उतर जाना ही तो ध्यान है। एक ऊर्ध्वगामी होती है गति, एक अधोगामी होती है। ध्यान में हम अधोगामी हो जाते हैं, ध्यान डाउन की तरफ लेके जाता है, नीचे की तरफ लेके जाता है, गहरे में लेके जाता है। हमारी चेतना गहरे के गहराई के बिंदु तक चली जाती है। हमारी चेतना निम्नतम जो न्यूनतम जो सबसे नीचे का बिंदु होता है उसको छूने का प्रयास करते हैं, तो हम ध्यानस्थ हो जाते हैं। ये अष्टम भाव ही तो है। ये जब भी आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा डेप्थफुल होके सोचते हैं तो अष्टम का ही तो कमाल है। और जब आप बड़े डेप्थफुल होके सोचते हैं तो सचमुच आपको ऐसी चीज निकल के आती है उस विचार से जो आपने सामान्य परिस्थिति में या आपके कॉन्शियस माइंड ने वो सब चीज नहीं सोची होती। फिलॉसफी की कोई भी बात हो, जब तक आप उसको ध्यान में धीरे से उतर करके गहराई में उतर करके नहीं समझेंगे, वो बात ही नहीं समझ में आएगी आपको, बात ही अधूरी लगेगी आपको। इसलिए मनोविज्ञान कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत कम पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते ज्यादा लोग? पढ़ के देखो कभी मनोविज्ञान की पुस्तकें उठा करके, समझ में आ जाएगा। बड़ी उल्टी सीधी सी बातें लगती हैं, अरे ये क्या लिख दिया। अब मनोविज्ञान में तो ये भी लिखा है, कोई आदमी अगर वस्त्र उतार करके घूम रहा है, ठीक है, घर परिवार में गांव में होता है, हम भी जो है अपने गांव में वो लुंगी बांध देते हैं और अपने नंगे घूमते रहते हैं। पर क्या आप जानते हो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइकोलॉजी के अंदर ये भी एक मनोरोग है, नग्न अवस्था में घूमने का। अब आम आदमी को बताओ कि अरे ये कोई बीमारी हुई, ये तो हम तो रोज हो जाए यार, इसमें क्या हो गया। पर नहीं, राजा तो नहीं घूमता ऐसे, वो तो अपने महल में भी नहीं घूमता ऐसे। वो बाथरूम से ही नहा धो करके स्नान करके वेल ड्रेस होके ही बाहर निकलता है। पर ये गांव का आदमी ही क्यों घूमता है? ये मिडिल क्लास आदमी ही क्यों कपड़े निकाल के घूमता रहता है? आप कभी सोचना, ये सहज बात नहीं है। आप प्रधानमंत्री को क्यों नहीं नंगे नग्न अवस्था में देख पाते भाई? वो भी तो बनियान पहन के घूम सकता है, वो भी तो अपने सिक्स पैक दिखा सकता है, अधिकार है। जब हीरो सिक्स पैक दिखा सकता है तो और कोई क्यों नहीं दिखा सकता? पर जब कोई सिक्स पैक के लिए भी निकाला जाता है तो सभ्य समाज में उसे अच्छा नहीं मानता, क्योंकि ये भी मनोवैज्ञानिक रूप से एक मानसिक रोग है। आप समझेंगे बात?
तो आप कहेंगे यार क्या बात है, ये कोई बात हुई? हाँ जी, मनोचिकित्सा में, मनोविज्ञान में ऐसी ऐसी बीमारियों का जिक्र है, मन के उस गहराइयों का जिक्र है जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी। तो अष्टम भाव वही है, जब वो गहरे में जाता है तो पता नहीं क्या अद्भुत चीजें निकाल के लाता। ओशो जैसे लोग अष्टम भाव से पैदा होते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग अष्टम भाव से पैदा होते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर अष्टम भाव से पैदा होते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा ना, पोएट बड़े गहरे होते हैं, कबीर जैसे व्यक्ति अष्टम से आते हैं, जिनके दोहों में, जिनके श्लोक में, जिनकी बातों में बड़ी गहराई होती है। बुल्ले शाह जैसे लोग अष्टम भाव से आते हैं। बहुत लोग हैं, ढेरों गिनती, पलटू बाबा है और है बहुत सारे। जब तक अष्टम नहीं जागेगा बात नहीं सुनेगी। जो छिपा हुआ है उसकी खोज करना अष्टम, और जो छिपे हुए को निकाल कर लेके आता है तो धन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। क्या अमिताभ बच्चन के हालात, आर्थिक हालात पे क्या बोले? ओशो के आर्थिक हालात पे क्या बोले? जिसके पास 96 रोल्स रॉय कार थी, टोपी में भी डायमंड जड़े हुए रहते थे, क्या बताता था? मनुष्य का मनोविज्ञान ही तो बताता था। अमिताभ बच्चन क्या करते? एक्टिंग ही तो करते हैं, पर एक्टिंग उनकी दिमाग पर छप जाती है। अष्टम भाव में डुबकी लगाने के बाद जो भी आप बोलोगे बातें सामने वाले के दिमाग में छप जाती। इसीलिए हमारे देश में साधु संत बड़े ध्यानी होते, या साधु संत होने के लिए ध्यानी होना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो गहरे में अष्टम भाव में जब तक वो डुबकी नहीं लगाएंगे, उनकी कही गई बातों का असर ही नहीं पैदा होगा समाज में। अब एक पहुंचा हुआ साधु या गुरु गीता की 2 बातें कहे और एक आम आदमी पूरा पाठ पढ़ दे, क्या असर किसका होगा बताने की आवश्यकता। हमारे गुरुजी कहा करते गीता पढ़ने की पुस्तक नहीं है, ये तो जब पूर्व जन्म के पुण्य जागते हैं तो कोई सदगुरु समझाता है कि गीता क्या है। अरे कृष्ण ने ही अर्जुन को समझाया कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। जब अर्जुन जैसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व गीता का प्रवचन कर रहा है और अर्जुन जैसा व्यक्ति सुन रहा है और वो कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा, योग समझ में नहीं आ रहा, अध्यात्म समझ में नहीं आ रहा, संसार समझ में नहीं आ रहा, बड़ी मानसिक व्यथा है उसके साथ। ये वही तो रूप है कि एक तरफ गुरु प्रवचन दे रहे हैं, शिष्य सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? गुरु और तुम शिष्य हो जाओ, आ जाएगा समझ। जब गुरु उस बात को बता रहा है तो शिष्य के पल्ले पड़ रही है। पर जब कोई गुरु नहीं, गुरु बिना गुरु हुए जब आप अष्टम की बातों को बताओगे सामने वाले को नहीं समझ, सीधी बात। अब मैंने इतनी बात क्यों बताई? क्योंकि जो आप ज्योतिष बनने जा रहे हो, अष्टम में डुबकी लगाना बहुत जरूरी। अष्टम भाव तो आप लोगों के लिए तीर्थ स्थान है। जिसने अच्छा ज्योतिषाचार्य बनना है, अष्टम उसके लिए मेन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट। ये जो व्यक्ति इसमें अष्टम में जितनी गहरी डुबकी लगाएगा उतना ही अच्छा ज्योतिषाचार्य बन करके निकलेगा, उतना ही अच्छा मंत्र विशेषज्ञ बन के निकलेगा, उतना ही अच्छा तंत्र विशेषज्ञ बन करके निकलेगा, उतना ही अकल्ट मास्टर बन के निकलेगा, उतना ही अच्छा नंबर्स का जानकार हो जाएगा। समझ रहे बात को? अष्टम बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अष्टम से अगर योग बन रहा है, ज्योतिषी की कुंडली में अगर अष्टम से राजयोग बन जाए तो अद्भुत होगा।
ये समझ लीजिए। अष्टम भाव का स्वामी छठा चला जाए या अष्टम भाव का स्वामी 12वां चला जाए, अद्भुत बात है। अगर वो व्यक्ति फिलॉसफी का रास्ता पकड़ना चाहिए, मनोविज्ञान का रास्ता पकड़ना चाहिए, ज्योतिष का रास्ता पकड़ना चाहिए, या भूगर्भ विज्ञानी होना चाहिए। भूगर्भ विज्ञानी का मतलब पहाड़ों को तोड़ करके जो लवण निकाले जाते हैं, माइनिंग्स का काम अष्टम से आता है, इंश्योरेंस का काम अष्टम से आता है। तो अष्टम से बहुत सारे रोजगार ऐसे हैं, या छिपी हुई चीजें, या आप कह सकते हैं इंटेंजिबल चीजों का काम करना। एक टेंजिबल प्रोडक्ट और इंटेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल जो दिखाई दे रहा है, इंटेंजिबल जो नहीं दिखाई दे रहा। अब आपको माइनिंग का काम करना है, तो आपको क्या पता अंदर गहरे क्या मिलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ एक अंदाजा लगाया जाता है टेस्ट के आधार पर। जो मेटलर्जिकल जो प्रोसेस होते हैं, कुछ नहीं पता। हमारा जेमस्टोन्स का काम, पत्थरों का, नगनगीनों का काम, जब ये रफ निकल करके आती है किलो के भाव में, कोई पता नहीं 1 किलो का माल में 100 ग्राम निकले या 50 ग्राम निकले, और निकले ना भी निकले बढ़िया माल, तो टोटल किस्मत के बेस पे चलती है अष्टम से आने वाले धंधे या बिजनेसेस। तो जब अष्टम जैसा होता तो ये सरल, अष्टम के लिए सरल होना बहुत जरूरी है। सरलता और तरलता होना अनिवार्य है। साधु जन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। डॉक्टर के पास जाओगे तो जुखाम में एक इंग्लिश का नाम है, इतना बड़ा नाम है जुखाम का नाम। साधु के पास जाओगे वो समझा देगा, कफ बाहर निकल रहा है, तुम्हारा शरीर अब सही काम कर रहा है। आप कह रहे हो काम करो, मुझे गोली मांग रहा हूं, दवा दो मुझे। साधु कहेगा नहीं, निकलने दे, कफ है निकलने दे, गंद जमा हुआ था पूरे साल का, निकल जाए अच्छी बात। अरे ये तो बात ही दूसरी समझा दी। हम तो गए थे गंगादास बनने, साधु बाबा ने तो जमुनादास बना दिया। यही तो अष्टम है। सोच के गए थे, कुछ हो गया कुछ। आइए अब अगले भाव पर चलते हैं। विमल, ये सब नाम हैं, हर्ष, सरल, विमल हैं। विमल हमारे यहाँ शूटिंग का भी नाम है। आदमी विमल से कहां पहुंच गया, पूरी एक हिस्ट्री है। 12वें भाव का स्वामी 12वें में बैठा हो, 12वें का स्वामी छठे में बैठा हो, 12वें का स्वामी अष्टम में बैठा हो, 3 स्थिति, तो विमल योग बन जाता है। अब 12वां भाव तो खर्चे का, इसे वय पद भी कहते हैं, वया पद, खर्चे का। लगन के लिए उपपद भी हो जाता है। ये कभी फिर चर्चा करेंगे उपपद के ऊपर। शादी के केस में उपपद से पता लगाया जाता है पति पत्नी कहाँ मिलेंगे, प्रेमी प्रेमिका कहाँ मिलेंगे, होटल में मिलेंगे, बगीचे में मिलेंगे, हॉस्पिटल में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मुलाकात होगी, ये सब चीजें भी कुंडली से पता लगती है। चलिए हम 12वें पे चर्चा चल रही थी, तो 12वां भाव खर्च का भी है, शयन का भी है, सोने का भी, नींद, जेल यात्रा का भी है, हॉस्पिटलाइजेशंस का भी है, वनवास का भी है, विदेश का भी है, बहुत सारी चीज। जब इन चीजों के बाद आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, जैसे कोई आदमी एक बार हॉस्पिटलाइज हो जाए और डॉक्टर कहे भाई देखो आज हार्ट अटैक था, आज तो माइनर था, बच गया तू, दोबारा आया तो मेरी कोई गारंटी नहीं। वो हाथ जोड़ के एक ही बात कहता है, डॉक्टर साहब ये बताओ करना क्या होगा। वो कहता है सुबह इतने चक्कर लगा, जिम में जा, एक्सरसाइज कर, ये खाएगा और ये नहीं खाएगा,
और वो बंदा सच में कसम खा करके उठता है कि मैं नहीं करूंगा ऐसा गड़बड़ काम, और पता चला वो और हेल्दी हो गया, उसके हॉस्पिटल में जाने के बाद सुधर गया बंदा, टोटल परिवर्तन। 20-20 लोगों ने समझाया तो नहीं समझा, दोस्तों ने समझाया नहीं समझा, डॉक्टर ने एक बार में समझा दिया। 1 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन में, 3 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन में बंदे को सारी जिंदगी परिवर्तन हो। 2 दिन के लिए बंदा जेल रह आया, तौबा कर लिया क्राइम से। यानी 12वें की चीजों से तौबा कर लेना और 12वें की चीजों को परिवर्तन कर देना सुखद स्थितियों के लिए, वही तो विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग को ऐसा मत समझना मुसीबत में पड़ जाएगा, गिर जाएगा, दब जाएगा, लुट जाएगा, फिर ऊपर उठेगा। नहीं, समझदार को इशारा काफी होता है, बस थोड़े से हवा का झोंका लगा तो तुरंत समझ जाए कि मामला क्या चल रहा है। गेट ए लेसन, और परिस्थिति से लाभ उठा लेना, यही विपरीत राजयोग है। चीजों को समझना और उस परिस्थिति का लाभ उठा लेना, उस स्थिति का लाभ उठा लेना, यही विपरीत राजयोग है। आपको लग रहा है कि नैया डूबने वाली है, पर उस डूबती नैया से फायदा उठा लेना, यही राजयोग है। कई लोग है ना, जब लोग घाटे में जा रहे होते हैं, बंदा फायदे में निकल जाता है, बोला अरे ये तूने कैसे कर दिया, बोला बस कर दिया। तो यही बार है, ये जो विपरीत राजयोग वाले कुछ ऐसे ही प्रदर्शन कर जाते हैं बस कभी कभी। कभी कभी निम्नतम स्थितियों में, न्यूनताओं में बड़ा लाभ उठा जाते हैं चीजों का, यही विपरीत राजयोग है। आइए अब एक आदि कुंडली को दर्शन करें हम लोग, किन व्यक्तियों के जीवन में ये विपरीत राजयोग घटे। आप पहचानिए इन योगों में, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की कुंडली है, और ये वो महान शख्सियत है जिन्होंने देश का संविधान लिखा, सच्चे राष्ट्रभक्त, सच्चे देशभक्त, सच्चे मानवतावादी ये रहे अपने जीवन में। पर इनको जीवन में कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट मिला जिनसे ये आगे हो गई। सॉरी, एक बात बताना भूल गया, ये भी एक किसका है, अगर परमात्मा का आपको साथ मिल जाए, परमात्मा का साथ मतलब कोई जीवन में आपको भाई के रूप में, बाप के रूप में, बड़े अफसर के रूप में, मित्र के रूप में, किसी बड़े नेता के रूप में कोई आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, ये भी विपरीत राजयोग का एक लक्षण होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको जीवन में आपको मदद करने के लिए, मदद का मतलब वो नहीं पैसे दे दिए छोड़ दिए, नहीं। जैसे आप देखते हैं आपका धंधा छोटा है, एक बड़ा धंधा वाला मिल गया, उसने कहा तू माल बना, तेरा माल सारा मैं खपाऊंगा। अब उसके पास सिर्फ एक ही जिम्मेवारी है, माल बनाने की, माल खपाने की जिम्मेवारी दूसरे ने ले ली। कितनी बड़ी हेडेक ले ली उसकी सारी की सारी। तो छोटे वाले के लिए वो बड़ा वाला, वो पूरा विपरीत राजयोग वाला फल दे रहा है। तो जिन लोगों की कुंडली में ये विपरीत राजयोग होता है, उनको कोई ना कोई मददगार मिल जाता है। बाबा साहब अंबेडकर की कुंडली में भी ये योग है, 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा है, मीन लगन की कुंडली। अब देखना इनके जीवन में क्रांति देखना। मैं बचपन की ज्यादा बात नहीं करूंगा, इनका बचपन काफी कष्टमय स्थितियों में गया, पर थोड़े से शैशव काल में थोड़े जवान हुए तो इनको एक ब्राह्मण का साथ मिल गया। ब्राह्मण ने देखा कि बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, तेज है, उन्होंने इनको पढ़ाना आरंभ करा। और पढ़ाना ही आरंभ नहीं किया, इवन इनको मान सम्मान मिले, उन्होंने अपना सरनेम भी दे दिया अंबेडकर। ये इनके गुरु का दिया हुआ सरनेम था। जो आप देखते ना बाबा भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर तो इनके गुरु का दिया हुआ सरनेम है, ताकि तुझे, क्योंकि ये हमारे दलित समाज से थे, दलित समाज उस समय बड़ी छुआछूत होती थी। तो उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, मैं ऊंची जाति से हूं तो इसको अपना सरनेम दे दूंगा तो मान सम्मान मिल जाएगा।
आगे चल करके इनको और धनाढ्य व्यक्ति मिल गए, फिर नेहरू खानदान से संबंध बन गए और इनको विदेश ये यात्रा पे चले गए, विदेश से पढ़ करके आए। सोचिए, एक गरीब परिवार का बच्चा, दलित समाज का बच्चा, उसको हर स्टेप पर कोई ना कोई मिला जिसने उनकी मदद की। अगर आप इनकी जीवनी उठा करके पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे कि किस तरह से कोई ना कोई उसको मदद करते हुए ले गए और वो बाहर जाकर के विलायत से पढ़ करके आए और बाद में संविधान की रचना, जो हमारे संविधान का प्रारूप कमेटी के हेड भी रहे, उस टीम का संचालन किया इन्होंने और बड़ा ही भारी योगदान। संविधान बनाने से ज्यादा इनके विचार, जो निरापद रूप से मैं कहूँगा, मैं उनका बड़ा समर्थक इस पॉइंट पर रहा हूँ। देशभक्ति के मामले में ये अव्वल दर्जे के व्यक्ति रहे अपने जीवन में, नो डाउट। पर जीवन में इनको सपोर्ट सिस्टम भी मिला और जब ये अपने दम पर कुछ करने लगे, कांग्रेस की जब इन्होंने खिलाफत करी तो कांग्रेस ने इनको हराने में भी गुरेज नहीं रखा। अर्थात जिस कांग्रेस ने इन्हें बनाया, वही कांग्रेस, यानी कि जिस नेहरू ने इन्हें बनाया, वही नेहरू इनके खिलाफ होकर के इनको चुनाव में 2 बार चुनाव हरा दिया। वो आगे की बातें लंबी हो जाएगी। कहने का मतलब, किस तरह से लोग, किस तरह से राजयोग, विपरीत राजयोग का लाभ होता है। ये वो व्यक्तित्व है आचार्य रजनीश, जिनका जन्म मध्य प्रदेश जबलपुर स्थान में हुआ। जबलपुर से 2 हस्तियां बड़ी गहरी निकली, एक ये आचार्य रजनीश जी और महेश योगी जी, दोनों जबलपुर के, और दोनों ने ही बड़ा नाम कमाया, अद्भुत नाम कमाया। अब आप देखें ओशो की कुंडली में, रजनीश की कुंडली में, वो अपने नाम इन्होंने बदल लिया था, आचार्य रजनीश की जगह इन्होंने ओशो कर दिया था। ओशो का मतलब ये उत्सव होता है। 5 ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं, 5 प्लैनेट्स। और आप देखिए यहां पर क्या घटना घटी है कि 12वें भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, मंगल। 12वें भाव, ये वृष लगन की कुंडली है और 12वें भाव का स्वामी अष्टम में आ गया, एक विपरीत राजयोग बना। अब छठे भाव को देखें तो छठे भाव का स्वामी शुक्र है, वो भी अष्टम में आ गया, 2 विपरीत राजयोग बन गए। और दोनों प्रकार के, यानी कि छठे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी मिलकर के अष्टम में चले गए। ये अपने आप में एक और घटना घट गई। ये अपने माता पिता के साथ ज्यादा नहीं रहे, इनके नाना नानी ने इनको पाला और नाना नानी के साथ इनके बड़े संबंध अच्छे रहे और इनको भी जीवन में कुछ ऐसे ही जंप अच्छे मिलते रहे और प्रोफेसर हुए और इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलते गए जो इनको काफी आगे, इनको एक प्लेटफॉर्म बना करके देते रहे। और बोलने में तो ये अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि 5 ग्रह वाणी स्थान को देख रहे थे। तो ये विपरीत राजयोग से बना हुआ व्यक्तित्व। अब ये मत समझ लेना विपरीत का मतलब जो कुटा पिटा आदमी, कुटा पिटा आदमी से कोई मतलब नहीं। इसलिए आज मैंने पूरे लेक्चर में ये बताया, कुटे पिटे से कोई मतलब नहीं। जिसमें साहस है विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का, या जिसके दुश्मन मजबूत हों, बड़े हों, तगड़े हों, छोटे मोटे से ऐसे लोग फाइट नहीं करना पसंद करते। बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करी, पर जब दुश्मनी किसी से आई तो अमेरिका के राष्ट्रपति से सीधा पंगा हुआ और फिर इनको अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया। वहां जाकर के पूरा शहर बसा दिया इन्होंने, रजनीशपुरम के नाम से पूरा का पूरा एक सिटी बसा दी और बहुत सारी स्टोरीज है। हम तो बात करेंगे सिर्फ ज्योतिष पर कि किस तरह से ये 2 राजयोगों ने, 3 कॉम्बिनेशंस ने किस प्रकार से एक व्यक्ति के जीवन को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। पर अब मैं ये बात कहना चाहूंगा, सबने अपना एक रास्ता पकड़ा।
मैं जब भी राजयोग की घटनाओं से शुरू किया था, सब बताया था आपको एक मार्ग चुनना होगा। कुंडली में कोई इक्वेशन बनती है, उसका सहारा लेकर के ऊपर चढ़ना होगा, उसको फलित करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए। अब अष्टम भाव है, इन्होंने देखा कि स्ट्रेंथ भाई अष्टम है, इन्होंने देखने का मतलब ये है, बेशक इन्होंने ज्योतिष नहीं देखा होगा, पर मैं नहीं मानता कि ओशो जैसा व्यक्ति ज्योतिष को ना पढ़ा। इनके ज्योतिष पे दो वक्तव्य हैं, एक ज्योतिष के फेवर में और एक ज्योतिष के बिल्कुल अगेंस्ट। तो कंट्रोवर्सी तो एक खैर पैदा करते रहते थे, वो एक अलग बात है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि देखो, इन्होंने अष्टम भाव की यात्रा करी और इनकी सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तक थी संभोग से समाधि तक। और कमाल की बात, तो जितने भी सेक्स रिलेटेड चीजें होती हैं, गुप्त सेक्स इच्छाएं जो होती हैं, ये सब अष्टम के अंदर होती हैं। अष्टम भाव का संबंध आपकी गुप्त सेक्स संबंधी इच्छाओं से है। इसीलिए जब इन्होंने अष्टम भाव की यात्रा की, हमारे अनुसार, बेशक इन्होंने सोच समझ के नहीं की होगी, पर इन्होंने एक पथ पकड़ा। वो पथ वही समाधि, वही ध्यान। तो अष्टम भाव ने पूरा साथ दिया, फुल स्पॉट। कहां पर जाकर के आचार्य रजनीश ओशो हो गए? बाहर विदेश में, 12वें भाव का स्वामी विदेश, कहां बैठा है? अपने से नवम, भाग्य का उदय हुआ विदेश में। हिंदुस्तान में उस जमाने में पैसा देकर के प्रवचन सुने, सोच ही नहीं थी हिंदुस्तान की, और वो भी 5 स्टार होटल में जाकर के प्रवचन सुनने जाए, और उस व्यक्ति से जो बाबा जी भी नहीं है, साधु भी नहीं है, संत भी नहीं है, मुनि भी नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है, विशुद्ध बनिया, विशुद्ध जैन साहब। कोई आज आज भी नहीं सोच सकते कि कोई जैन आपके बीच में से उठ के खड़ा हो जाए और कहे साहब मैं बाबा जी वाले प्रवचन दूंगा और तुम मुझे फीस दो और तुम्हें प्रवचन सुनूंगा। नहीं, हिंदुस्तान ने कदर नहीं करी, पर विदेश में जाकर के बड़ी प्रसिद्धि पाई, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी अपने से नवम बैठा। जब आप भवात भवम न्याय सूत्र पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। छठे का स्वामी, छठे में मुसीबतें, परेशानी, लोगों के कष्ट, लोगों के दुख, लोगों के कष्ट मानसिक रोग हैं। छठा भाव मानसिक कष्टों का भी होता है। अरे क्या करते थे? इन्होंने देखा संसार में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, वो है मानसिक कष्ट। अमीरों के पास एक ही रोग था, वो मानसिक कष्ट था। अमीरों के पास शारीरिक बीमारियां इतनी बेशक थी कि नहीं थी, पर मानसिक कष्ट भरपूर था। इन्होंने उसी को एड्रेस किया और खूब धन भी कमाया और नाम भी कमाया, क्योंकि छठा अष्टम की डुबकी लगा गया कि रोग निवारण, मन का रोग के निवारण अष्टम में गुप्त रास्तों से। गुप्त कौन सा रास्ता? अंतर जगत की यात्रा। फलित हो गया विपरीत राज्य। बने तो प्रोफेसर थे ये, बने तो लेक्चरार थे ये, पर शिक्षा के क्षेत्र में ना जाकर के प्रवचन के क्षेत्र में चले गए। पर केवल प्रवचन नहीं करा, इन्होंने लोगों की मानसिक बीमारियों को एड्रेस किया कि आपका पीछे, आपकी सोच के पीछे फला फला चीजें जिम्मेवार हैं, और लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया। ये बात तो ठीक है। चलिए अब गहरी बातें ना लेके हल्की फुल्की बातें करते हैं। ये है श्रीमती जी काजोल जी, मेष लगन की कुंडली, 12वें भाव का स्वामी 12वें में बैठा है। 12वां भाव मजबूत हो गया, 12वें से आने वाली चीजें परिवर्तित हो गई, लंबी आयु जिएंगी, अच्छी मजबूत रहेंगी। ये भी एक प्रकार का विपरीत राजयोग है। हर चीज तो मिली है इनको जीवन में। आइए एक और कुंडली लेते हैं, शाहरुख खान की कुंडली, सिंह लगन की कुंडली है,
मैं जहां किंगडम ऑफ ड्रीम्स में काम करता था वहां के ब्रांड एम्बेसडर थे। सिंह लगन की कुंडली, लगन का स्वामी तीसरे भाव में नीच राशि में। आप पहचाने कि इनके कहां से बना राजयोग। जिंदगी में ध्यान रखिएगा, विपरीत राजयोग बनना जरूरी है अगर बड़ा आदमी बनना है तो पकड़ना सीख लीजिए। सर 12वें का 12th स्वामी हाउस का छठे में। लॉर्ड। यस, 12th का लॉर्ड छठे में चला गया तो 12वें को मजबूत कर देता है। जब 12वें का लॉर्ड जब मजबूत हो जाता है ना, ये ज्यादा संघर्ष नहीं देता। मतलब वो छठे वाला फिर भी पापड़ बड़े बिलवा देता है। आइए, ये हमारे बड़े फेवरेट हैं, कर्क लगन के। मेरा एक दोस्त बड़ा मजाक करता था, इनकी अक्सर ऐसे बैठते हैं गर्दन टेढ़ा करके। वो कहते हैं ये कर्क लगन का है। तो मैं कहता तुम कैसे पकड़ते हो यार, कर्क लगन का है। वो भी ज्योतिषी का काम करते। और जब कुंडली बनाई गई तो मैं भी बड़ा हैरान हो गया कि कर्क लगन के ही निकले। और स्वामी जी आज कुछ भी कहें, ये नंबर्स के बड़े अच्छे जानकार हैं, न्यूमरोलॉजी इनको बड़ी अच्छी आती है। ये बाद में दूसरे ही उसमें चले गए दवाइयां बेचने बूचने के चक्कर में, तो अब ये इनके विरोधी हो गए। अदरवाइज इन्होंने ये सारे साम दाम दंड भेद सब महारथी विद्वान व्यक्ति हैं। महारथी को मैं विद्वान कहता हूं। तो एक कर्क लगन में छठे भाव का स्वामी गुरु 12वें भाव में बैठा है, एक राजयोग बना। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है। पॉइंट समझे, अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा, वही है राजयोग। ओशो की कुंडली में क्या हुआ था, अष्टम मजबूत हो गया था, 5 ग्रह बैठे थे और अष्टम भाव में 2 राजयोग फलित हो गए। तो निश्चित रूप से ओशो जितने तो प्रसिद्ध नहीं होंगे ये, पर धन कोई कम नहीं कमाया इन्होंने। धन के मामले में तो झंडे गाड़ रखे हैं स्वामी जी ने। अब आप यात्रा देखो इनकी। यात्रा किस चीज की थी? अष्टांग योग की यात्रा थी, प्राणायाम की यात्रा थी, ध्यान की यात्रा थी। दवाई नहीं बेची पहले इन्होंने योग को बेचा। दवाई बाद में आई है। मार्ग पकड़ा गया, अष्टम का मार्ग पकड़ा गया। छठा, लोगों के कष्टों का निवारण। लोगों के कष्टों का निवारण। मैंने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था, तो डॉक्टर के रूप में ही बनकर के इन्होंने लोगों को एड्रेस किया। मेरे सामने के सामने लोग इनसे पूछते थे कि बताओ स्वामी जी मेरे को ये बीमारी है, क्या करूं? तो जस्ट लाइक ए डॉक्टर इनके साथ ट्रीटमेंट होता है। अरे बता देता, अच्छा अच्छा ये प्राणायाम कर लो, अच्छा ये वाली जड़ी बूटी ले लो, ये ले लो, ये काढ़ा ले लो, ये ले लो। यही तो काम था। मैं यही कहता हूं, कुंडली के अंदर मार्ग का पकड़ा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्ग पकड़ा गया, गए रास्ते पे, सही पे। अष्टम मजबूत हो गए, इन्होंने अष्टम को ही पकड़ लिया। मेरा अपना मानना था, मेरी राय भी थी स्वामी जी के लिए कि आप योग में जाओ, प्राणायाम को तो अब लोगों ने कम कर दिया है, तो ध्यान योग को सिखाओ। ध्यान योग में मेरा ऐसा मानना था कुंडली देखने के पश्चात कि ये इस योग विद्या से भी ज्यादा ऊंचाई पर जाते। पर चलो, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। 2 विपरीत राजयोग बने। हमारे वहां, ये हमारे शहर, हमारे गांव देहात के हैं जहां से मैं बिलोंग करता हूं, ये वहीं के ही है। इनका गांव हमारे वहां से कोई 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर सारी दूरी पे है। इनके आज भी रिश्तेदार सारे हमारे वहां पर ही इधर उधर ही है। कहने का तात्पर्य ये है, तो किस तरह से एक व्यक्ति अगर बड़ा व्यक्ति बनता है तो ये योग कैसे व्यक्ति के जीवन में क्रांति का अनुभव कराते। ये भी एक शख्सियत है
नीता अंबानी। 12वें का स्वामी फिर 12वें में, ध्यान से समझिए। धनु लगन, मंगल 12वें का स्वामी होकर के 12वें ही घर में बैठा हुआ है। इतना जबरदस्त योग बन गया। फिर एक विपरीत राज। अच्छा, ये नहीं कि केवल ये विपरीत राजयोग इंसान को बड़ा बना रहे, फिर मैं कहूंगा लग्नेश को कभी भूलना नहीं, लग्नेश की ताकत को कतई ना भूल जाना, अन्य योगों का भी ख्याल रखना है। केवल विपरीत राजयोगी केवल ऐसा नहीं है, ना ना ना। अगर लग्नेश पिट गया और ये हो पड़ा रहे, कुछ नहीं होता, फिर वो आदमी वही खड्डे में पड़े वाला सिस्टम खड़ा हो जाता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा, इस बात के ऊपर। कहीं समझ जाओ कि गुरुजी ने बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की थी, अष्टम एक्टिवेट होते ही हम ओशो बन जाएंगे, तो भाई नहीं, लग्नेश भी देख लेना, ओशो का लग्नेश बड़ा स्ट्रॉन्ग। एक और फेमस कलाकार राज कपूर साहब, ये भी शोमैन कहलाते थे। इनकी कुंडली में भी छठे भाव का स्वामी छठे में ही बैठा हुआ। हाँ देखो जी, ये छठे से आ रहे हैं, छठे भाव का स्वामी छठे में, और 12वें भाव का स्वामी भी छठे में, और 12वें और छठे भाव की युति छठे में। इसीलिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करी अपने जीवन के अंदर इन्होंने। पर ये शुरू से कोई अमीर नहीं थे। पृथ्वीराज कपूर, वो भी नामी गिरामी कलाकारों में से थे। सही मायने में तो बॉलीवुड को अच्छे ढंग से शुरू करने में या हिंदुस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री को स्थापित करने में पृथ्वीराज कपूर जी ने एक प्रकार की नींव रखी। राज कपूर जी ने उस बात को बढ़ाया और पूरा खानदान लगा हुआ है आज भी फिल्म इंडस्ट्री में। ये ओनली वन फैमिली है जिसने इस बॉलीवुड के अंदर सबसे ज्यादा जिसका योगदान है इस परिवार का। आज ऋषि कपूर साहब जो है चल बसे, ये पता नहीं क्या हो रहा है। कल भी इरफान साहब गए और आज ऋषि कपूर साहब चले गए। तो आप ये देखिए, दो राजयोगों ने किस व्यक्ति को कहां तक। तो राज कपूर जी की शख्सियत के बारे में कहना ही क्या, सभी जानते हैं। वो बड़े प्रसिद्ध अभिनेता रहे अपने जीवन में, और उनकी आज भी उनकी फिल्में बड़ी प्रसिद्ध हैं। और श्री 420 के गाने सुनो और बरसात फिल्म के, और सौ तरह के, आपको आनंद आ जाएगा। और इवन आप फिल्म भी देखेंगे तो एक आनंद की अनुभूति, आपको एक एनर्जी महसूस होगी कि व्यक्ति कितनी एनर्जी के साथ अपने काम को कर रहा था। मैं दो पुराने व्यक्तियों में बड़ी एनर्जी महसूस करता हूँ, किशोर कुमार और ये राज कपूर साहब, बड़े हाईली एनर्जेटिक। तो आप जब इनकी कुंडलियों का पूर्ण ढंग से विश्लेषण करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए आज यहाँ तक ही यात्रा समाप्त करते हैं, फिर आगे नए विषय के साथ आए। गौरव शर्मा ने हाथ उठा लिया। गौरव, क्या दिक्कत है? बड़ी जल्दी समस्या होगी। कौन सा विपरीत राजयोग फलित हो गया? जी गुरुजी, चरण स्पर्श। गुरुजी, दो सवाल थे मेरे, एक कल से रिलेटेड, एक आज से रिलेटेड। कल किसी पर्सन की कुंडली में और उसके पेरेंट्स हैं और वो करना नहीं चाहते, मतलब वो पिंडदान वगैरह नहीं करना चाहते या इस तरह के नहीं करना चाहते, या उसकी बातचीत नहीं है तो वो नहीं हो पा रहा, तो वो उस कंडीशन में क्या करे? मतलब क्योंकि वो अब क्योंकि फादर मदर हैं और वो खुद कर नहीं सकता, तो क्या ऑप्शन है? एक तो सर ये मेरा क्वेश्चन था, है ना। और मेरी कुंडली में भी आपने ठीक बोला, मेरी कुंडली में भी सर दो विपरीत राज रोग हैं। मतलब मैं खुद को रिलेट कर पाया इस चीज से। मैंने करियर की स्टार्टिंग करी थी 1500 रुपए महीने में। मैं स्टोरी नहीं गौरव, स्टोरी नहीं है जी, पर्सन ओनली। हाँ, तो गुरुजी अब जैसे मतलब विपरीत राजयोग को जैसे आपने बताया कि फलित करना पड़ता है ना। तो मतलब इसको अब और एनालिसिस करके इसको और फलित करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। तो पहले प्रश्न का भी मेरा थोड़ा सॉल्यूशन दे दीजिए। पहले का कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई अगर कहता मैं उपाय नहीं कर सकता या नहीं करवा सकता तो उसका क्या उपाय? नहीं, जैसे पेरेंट नहीं करना चाहते उसको और वो करना चाहता है तो क्या? गौरव, भी तुमने संसार देखा नहीं है भाई। मैं 15 साल से भुगत रहा हूँ, मैं लोगों के नस नस से वाकिफ हूँ।
आई ना, लोगों के पास बहाने पे बहाने हैं। तुम कहो 1 किलो दूध रोज दान कर दिया कर, वो कहेंगे 900 ग्राम में काम चलेगा, बोला हाँ हाँ चल सकता है, फिर 800 में भी हो जाएगा। वो ना 100 ग्राम पे आ जाए तो मुझे बता देना आप। वो फिर उनको कहो दक्षिण दिशा में जाके दोनों हाथ खड़े करके अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करें। सिंपल सी बात है। देखिए, कोई व्यक्ति आज क्या, कोई कुछ नहीं करना चाहता तो कुछ नहीं कह सकते। कई लोगों का काम है सिर्फ क्रिटिसाइज करना, किसी विद्या को, किसी चीज को, किसी साइंस को, तो उनका आप कुछ नहीं कर सकते। कोई लोग पुरुषार्थी व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, मेरा अपना ये मानना है। ठीक गुरु जी। हाँ सचिन बताइए। सर नमस्कार। सर ये अभी राज कपूर जी की आपने पत्री लगाई हुई है, तो इसमें अगर आपने कहा था लग्नेश जरूर देखें, तो लग्नेश तो इनका ग्रहण योग बना रहा है लग्न में ही। हाँ, इसको ये कैसे फिर भी इतना अच्छा फलित है इनका? हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। बस अभी तो मेरा इतना मान लो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जब नवमांशा समझोगे कभी आप, हाँ। आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक। रविंदर जी आपका क्वेश्चन। जी सर, ये राजपूत के लिए ही था। ये जो हमारे ये छठे भाव में जो बैठे हैं, तो छठे भाव से तो जो अभी आपने हमें समझाया कि दूसरों की परेशानी और दुखों से जो फायदा उठा सकते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील। जी। तो इनका जो छठा भाव में राजयोग बन रहा है, जो विपरीत राजयोग, इसमें इन्होंने कैसे दूसरे से फायदा उठाया किसी के दुखों से? देखिए, ऐसा है कि जो हम फिल्म देखते हैं, फिल्म देखने के बाद हम अपना मूड फ्रेश, हर व्यक्ति थिएटर में ये सोच के जाता है कि उसका मूड फ्रेश होगा, उसको एक ताजगी आएगी, वो रिफ्रेश होगा। कोई भी आदमी इस सोच के साथ नहीं जाता कि मैं फिल्म देखूंगा और दुखी हो जाऊंगा। दुख को प्राप्त करने के लिए नहीं जाता। जैसे कि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास अपने दुख को बढ़ाने के लिए नहीं जाता, बल्कि दुखों से निजात पाने के लिए जाता है। इसीलिए लोग वहां जाकर के स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। मेंटल रिलैक्सेशन। Yes, enjoy mental relaxation. What is the result behind the 6th house? एक खुशी है, वो तो क्रिएटर है, पर उसके पीछे का जो रिजल्ट आदमी जो चाहता है वो ये। चलिए, थैंक यू। नीरज अरोड़ा जी। नमस्कार गुरु जी। हाँ बताइए। सर, ये धनु लगन की कुंडली है और 12वें भाव का स्वामी अगर अष्टम में बैठा है, हाँ मंगल, तो ये विपरीत राजयोग है ये? हाँ जी, बिल्कुल निश्चित। तो ये फलित सर होता है या क्या, मतलब कैसे कंट्रोल होता है? वो देखना पड़ेगा, है ना नीरज जी, वो तो पूरी कुंडली देखना। गुरुजी। हाँ मित्तल साहब बताइए। सुरेश मित्तल जी। हाँ जी सर। एक जो हमारी तुला राशि की कुंडली है, इसमें 8वें और 12वें का जो स्वामी है वो 12वें में बैठा है। बहुत अच्छी बात है। और लेकिन जो हमारा लग्नेश है वो भी 12वें में आ गया, क्योंकि वो है वीनस जी। और साथ में 12वें में सूर्य भी बैठा है, जो मरणासन अवस्था में नहीं मित्तल साहब, क्वेश्चन क्या है, डाउट क्या है? मेरा डाउट ये है कि विपरीत ये राजयोग होने के बाद भी, क्योंकि नेगेटिविटी एक सूर्य की हो गई 12वें हाउस में बैठने से, और आपने कहा लग्नेश भी देखना पड़ेगा, वो भी 12वें में, तो क्या ये नेगेटिव हो गया? कुछ चीजें इसमें बड़ी पॉजिटिव हैं और कुछ चीजें नेगेटिव हैं, पर ये बात बड़े उस लंबा खींचेगी। अच्छा, ये कभी विश्लेषण कराएंगे जब पता लगेगा। हाँ मंजीत जी बताइए। आ रहा हूँ। गुरुजी एक छोटा सा डाउट। आपने बताया कि विपरीत राजयोग में आदमी को किसी न किसी रूप में सहारा मिलता है और वो आगे बढ़ता है। यस या वो मुसीबतों से इतना वो मास्टर बन जाता है उसका कि मुसीबतें फिर उसके पास भी आने से घबराती है। हाँ जी, जैसे अम्बेडकर जी का आपने बताया कि उनको गुरुजी का साथ मिला, उन्होंने उनको अपना नाम दिया और इस तरीके से उनकी यात्रा शुरू हुई। तो ये सिर्फ विमल विपरीत योग में है गुरुजी, या सभी विपरीत योग में ऐसा होता है? कुछ तो लक्षण इनके तीनों में लगभग एक जैसे। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। हाँ नीलू जी। गुरुजी, धनु लगन की कुंडली है, 8वें अष्टम का स्वामी अष्टम में ही बैठा हुआ है, तो वो मतलब यही मंत्र और पूजा पाठ, और मतलब पूजा पाठ नहीं, मतलब मंत्र और ध्यान की तरफ ही चलना चाहिए। देखो बहुत सारी चीजें और भी देखनी चाहिए, पर हाँ ये अष्टम में गए जाना एक अलग चीज है।
अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा है क्या? जी। हाँ, तो अच्छी बात है, 8वें भाव की तरफ जाना चाहिए। धनु गुरु जी, हाँ प्रताप जी बताइए। धन्यवाद गुरु जी। सर 2 सवाल था। एक तो कि जैसे अष्टम भाव में आपने बताया, आपने कबीर का नाम लिया, बुल्ले शाह का नाम लिया, अमिताभ का नाम लिया, अमिताभ जी का और ओशो का, और आपने कहा कि जिनका अष्टम एक्टिवेट हो जाता है तो धन की कमी नहीं होती है। आपने बोला अमिताभ जी को देखिए और ओशो को देखिए, लेकिन कबीर या बुल्ले शाह या बाकी इस तरह के लोग, तो ये इन लोगों के पास तो धन कुछ था नहीं। उसका जब भी अष्टम में पढ़ाया जाता है तो हम एक बात कहते हैं हिडन ट्रेजर जी। हिडन ट्रेजर का मतलब है गुप्त खजाना। अगर कबीर की हिस्ट्री को देखें तो कबीर ने कभी जीवन में पढ़ाई नहीं पढ़ी। कबीर ने कभी कागज कलम को हाथ से नहीं छुआ, सिर्फ बोला। गुरु बनाने के सिवा उनकी कोई शिक्षा नहीं हुई, क्योंकि लोगों को डाउट था कि शायद ये मुस्लिम है, कुछ को डाउट था ये जुलाया है तो दलित है, क्योंकि इनको कोई नदी किनारे छोड़ गया था और जुलाहे जो कपल थे वो उठा के ले आए थे और वो नीची जाति में आते थे। और जो इनके गुरु थे रामानंद, वो ब्राह्मण थे विशुद्ध, वो समाज के डर से दीक्षा देना भी चाहते थे पर नहीं दे पाते थे, तो इन्होंने किसी कारणवश ले ली थी। तो यहाँ आप देखें तो उनका कोई पढ़ाई की कोई हिस्ट्री नहीं है, पर कबीर पर आज रिसर्च होती है। ये कितना बड़ा गुप्त खजाना है। दूसरा अष्टम वैराग्य है। अष्टम वैराग्य है। जब तक वो वैरागी नहीं होगा, जब तक बात नहीं बनेगी। ओशो ने धन को चाहा तो गुप्त रूप के का उसके बदले में उसको धन मिल गया। अमिताभ भी गुप्त विद्या का धनी। कैसे? जब वो जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, बोलता है तो लोग सोचते फिल्म में तो ये आवाज चलेगी ही नहीं, पर जब वो चला तो ऐसा चला कि जब वो एक्टिंग करता है तो लोगों के दिलों में समा जाता है। तो ये इंक्लिनेशन होता है लगन के लॉर्ड से। लगन का लॉर्ड इंक्लिनेशन देता है कि कहां पर है वो। अगर इनकी कुंडली में हम देखें कि कहां पर क्या जाकर के घटना घटती है तो हमें समझ में आएगा। अब अमिताभ बच्चन की कुंडली में लगन का लॉर्ड जो है जाकर के चौथे भाव में बैठ जाता है। चौथा तो कंफर्ट जोन है, लग्जरी है, तो उनका तो है भाई इंक्लिनेशन। कबीर का इंक्लिनेशन नहीं था लग्जरी की तरफ, तो नहीं हुआ। जरूरी नहीं सबको एक चीज मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको बार बार सभी को कहा लगन का लॉर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर अवॉइड द लगन का लॉर्ड। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम।